हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 1 टू 3 में आपका स्वागत है। अगर आप इस बार मैट्रिक के एग्जाम बिहार बोर्ड के देने वाले हैं 2025 में, आपको मैथ से डर लगता है, आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हर प्रकार के मैथ के हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो और सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। अगर आप 2 मंथ अच्छा से आप मेरा वीडियो देख ले रहे हैं, तो आपको मैथ में कोई कठिनाई ही नहीं होगा। आप बहुत ईजी तरीका से आप नंबर को गेन कर पाएंगे और कम से कम आप 80% से वो मार्क्स ला लेंगे अगर 2 महीना पढ़ ले रहे हैं अच्छे से मैथ तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आप जान लेंगे कि विषम संख्या के मतलब विषम संख्याओं के माध्य का फॉर्मूला होता है कि चरों के योग बटा चरों की कुल संख्या। तो पहले देख लेंगे कि प्रथम 10 विषम संख्या पूछ रहा है, तो 10 विषम संख्या मतलब वो कौन कौन सी संख्या है, तो हम लोग उसका माध्य बनाएंगे। तो पहले 10 विषम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से भाग ना लगे, वह संख्या जो 2 से भाग नहीं लेंगे उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो मेरा प्रथम संख्या हो जाएगा 1, 2, 2 नहीं होगा क्योंकि यह सम संख्या है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, उसके बाद में 19 हो जाएगा। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल कितना संख्या हो गया 10 हो गया। 2 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये सम संख्या है। तो विषम संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो 2 से भागने लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 10 कह रहा है तो हम 10 को विषम संख्या लेंगे। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ले लिए। अब 10 को संख्या है तो बाटा में क्या करेंगे 10 करेंगे, क्योंकि माध्य का एक सूत्र होता है कि चरों के योग बटा चरों की कुल संख्या। तो पूरा चर को हम क्या करेंगे 10 को जोड़ेंगे, तो ये टोटल 10 को अंक को जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 यानी 100 हो जाएगा। ये टोटल अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बाटा में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो 10 नहीं आके 100 यानी हमारा आंसर क्या हो गया 10 हो गया। यानी हमारा फर्स्ट का आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम 10 विषम संख्या कभी पूछ देता है, कभी पूछ देता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में आपको 10 सम संख्या पूछ देगा, चाहे भाज्य संख्या पूछ देगा, अभाज्य संख्या पूछ देगा। कोई भी किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे आपको डायरेक्ट 10, 5, 6 जितना भी पूछे उसको आपको क्या करना है उसको लिख देना है और उसके नीचे में जितनी संख्या पूछेगा बाटा में उतनी संख्या देकर भाग कर देना है, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सीख लिए होंगे, यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या। अगर आपको प्रथम 10 सम संख्या पूछ दे एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है। इसी तरीका से पहले सम संख्या लिखना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस प्रकार से 10 को संख्या लिख लेना है, जो कि मैंने वह संख्या जो 2 से भाग ले जाए उसकी क्या बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 लगातार विषम संख्या पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि हम विषम संख्या ले रहे हैं तो एक हो गया, इसके बाद हो जाएगा 2 तो नहीं होगा 3 होगा। तो 1 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 1 तो इसमें 1 होगा और 3 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 होगा, तो दोनों में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो इसलिए इसका मौसा क्या होगा 1 होगा। तो मौसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कोई भी संख्या दिया रहे तो उसको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें देखिए कौन सी संख्याएं मिल रही, तो जो संख्या मिल गया वही आपका क्या हो जाएगा मसा हो जाएगा। और जो संख्या नहीं मिलता है, जो मिलता है सबको लिखते हुए हमारा लसा होता है। आज इसी वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो कभी भी पूछ दे कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा, तो लगातार विषम संख्या देख लीजिए इसमें कौन सा नंबर मिल रहा है वही आपका मसा होगा। कहीं पूछ दे कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा, तो मान लीजिए कि 2 लगातार सम संख्या 2 हो गया 4 हो गया, तो 2 और 4 का मसा करना है तो 2 का गुना अभाज्य गुणनखंड तुरेंगे तो 2 और 1 होगा, 4 का तुरेंगे तो 2 गुने 2 गुने क्या होगा 1 होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज मिल रहा है 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर सम संख्या पूछेगा तो 2 और विषम संख्या पूछे तो 1। मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे आपको इसको इजी तरीके से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15 है। अब क्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि प्राकृत है, क्या है। अब देखिए तो रूट 10 में रूट 15 से हम पहले गुना करके देख लेंगे कि ये कौन सी संख्या है, बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो रूट 10 में रूट 15 से गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 15 दहा के
150 हो जाएगा। अच्छा 150 हो गया तो ये बाहर ही संख्या निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अगर यही संख्या अगर मान लीजिए कि बाय द वे इसमें कोई दूसरा संख्या रहता है जिससे निकल जाता 16 हो जाता, से 144 होता तो बाहर ही संख्या निकल जाता, तो हमारा परिमेय संख्या भी हो जाता, प्राकृत संख्या भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है कि हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर बाय द वे ऐसे संख्या पूछ दे कि √3 गुने √3 कौन सी संख्या है? तो कभी भी सेम नंबर रहे, दोनों में सेम नंबर है तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएंगे? √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या भी हो जाएगा, पूर्णांक संख्या भी हो जाएगा, प्राकृत भी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी रहे, मल्टीप्लाई वाला रहे, रूट में रहे, तो सबसे पहला तरीका अच्छा तरीका है कि इसको पहले हम गुना कर लें, गुना करके उसके बाद देखें कि परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है, क्या उसके बाद बताएं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब देखिए एग्जाम में कभी-कभी अभाज्य संख्या लिख के पूछ देता है, कभी रूट संख्या पूछ देता है कि रूढ़ रूढ़ तो आपको घर बनाना नहीं है। अभाज्य पूछे चाहे रूढ़ पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है। वह इसका परिभाषा होता है कि वह संख्या जो एक के पहरा में है और जो संख्या उसी के पहरा में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब चलिए अब भाज्य संख्या के मतलब होता है कि जो बहुत सारे पहरा में है उसको भाज्य बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि कौन ऐसे संख्या जो एक के पहरा में आ रहा है, जो संख्या उसी के पहरा में आ रहा है, तो उसको भाज्य बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 27 है, तो 27 तो बहुत सारे पहरा में आ रहा है, एक के पहरा में आएगा, 3 के पहरा में आएगा, 9 के पहरा में आएगा, फिर से 27 के पहरा में, तो बहुत सारी संख्या में आ रहा है, तो ये तो अभाज्य नहीं होगा, अभाज्य या रूढ़ नहीं होगा, ये तो भाज्य हो जाएगा। 35 से बहुत सारे पहरा में आ जा रहा है, मान ली कि 5 के पहरा में, 7 के पहरा में, 1 के पहरा में, 35 के पहरा में, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 13 जो है एक के पहरा में आ रहा है, 13 के पहरा में आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरे पहरा में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जो संख्या एक के पहरा में है और जो संख्या उसी के पहरा में है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य या रूढ़ बोलते हैं। और जो बहुत सारे पहरा में आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? हम भाज्य बोलते हैं। अब 56 भी है तो बहुत सारे पहरा में आएगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं हो सकता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, ये भी अभाज्य, ये भाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन अभाज्य या आपके एग्जाम में अभाज्य पूछ दे चाहे रूट पूछ दे, तो आपका आंसर क्या होगा? जो संख्या उसी के पहरा में है एक के पहरा में, तो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? अब देखिए जब भी इस प्रकार के आप लोग से क्वेश्चन पूछे, देखिए ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, इस टाइप के आप ज्यादातर के एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो यहाँ 156 बराबर दिया है, तो 156 को क्या करिए आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़िए, तो अब इसको पहले सबसे देखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर से ले जाएंगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर से ले जाया जाता है। तो पहले 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78। फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। फिर अगर 2 से तब नहीं जाएगा तो इसको क्या चीज से ले जाएंगे? 3 से ले जाएंगे। तो 3 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13। तो जब भी कोई क्वेश्चन दे इस प्रकार के, तो आपको दिया रहेगा जो अंक ना, उसको क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब तो हमारा पहले x, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है ना, तो पहले हम x को मान, y के मान, z के मान पता चलेगा तब तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। तो इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 कितना आया? 2 गो आ गया, तो यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 कितना है? एगो है। 3 कितना है? एगो है। 13 कितना है? एगो है। 13 कितना है? एगो है। तो देखिए 2 के पावर x तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर y तो 3 के पावर 1 हो गया, 13 के पावर z तो 13 के पावर 1 हो गया, यानी x के मान 2 हो गया, y के मान 1 हो गया और z के मान 1 हो गया। अब किसी प्रकार के भी क्वेश्चन दिया रहे तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इसमें प्लस दिया रहा है, माइनस दिया रहा है, गुना दिया रहा है, स्क्वायर दिया रहा है, यहाँ कोई नंबर करके दिया रहा है, तो आराम से आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू पता चल गया, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करके देख ले रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 2। अब प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे? 1। अब प्लस z की जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो इसको आसानी से आप जोड़िए, तो 2 1 3 1 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर बार बार इस सब क्वेश्चन को क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने
7 के पावर जेड हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। अभी इस क्वेश्चन को भी अभी सॉल्व किए तो बताया कि पहले क्या करें, जो नंबर दिया रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। तोड़ने के बाद पहले x y z का वैल्यू पता चल जाएगा तो आराम से कोई भी यहाँ पे प्लस में रहे, माइनस में रहे, गुना में रहे, चाहे कोई यहाँ पे अंक देकर पूछ दे, चाहे स्क्वायर कर दे, क्यू कर दे, कुछ भी करे तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। चलिए तो 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से कितना होगा 70, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना होगा 35। अब देखिए 2 से तो नहीं जाएगा तो कितना से ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे, तो 5 सत्ते 35। अब इसके बाद तो जाएगा नहीं तो इतना ही पे छोड़ देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 कितना है, 2 कितना है 2 ठो है, 5 कितना है 1 ठो है, 7 कितना है 1 ठो है। तो चलिए 2 के पावर 1 से यहाँ 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर y है तो 5 के पावर 1 हो गया, 7 के पावर z है तो 7 के पावर 1 हो गया, यानी x के मान 2 हो गया, y के मान 1 हो गया, z के मान 1 हो गया। अब जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व कीजिए आप। तो x प्लस y माइनस जेड, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर वैल्यू क्या हो गया 2, y की जगह पर 1, z की जगह पर 1 वैल्यू हो गया। तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे 1 और माइनस z की जगह पर 1, तो 2 1 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाए तो कितना होगा 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो पहले उसको क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ के ABCD जो भी रहे x y z कुछ भी दिया रहे उसका वैल्यू पहले पता कर लीजिए। पता करने के बाद इसको क्वेश्चन पर इसको क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट करके और उसके बाद क्या करेंगे उसको रखकर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत ईजी तरीके से आप लोग सीख लेंगे। अब चलिए दूसरा 7 नंबर क्वेश्चन को हम ट्राई कर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो जब भी कुछ पूछे कि दो लगातार संख्या, तो दो लगातार संख्या मान लगातार आप संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, इसके बाद 3 ले लिए, चाहे मान लीजिए 1 ले लिए 2 लीजिए। तो इसमें देखिए कौन सा नंबर आपका जो कि मिलेगा, तो 2 का भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 1 गुने 2 होगा, 3 का तोड़िएगा तो 1 गुने 3 होगा। तो इसमें कौन सी संख्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 और 2 का लिए तो 1 का कोई तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, 2 का करेंगे तो 1 गुने 2 होगा, 1 का 1 होगा, तो इसमें 1 मिलेगा। यानी कभी भी आपसे पूछे कभी भी दो लगातार संख्या का मौसा पूछ दे तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। क्या होगा उसका आंसर 1 होगा, क्योंकि दो संख्याएं का हम मौसा पता करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अब हमेशा याद रहेगा दो, कभी देखिए इसमें एग्जामिनर कैसे पूछ देता है क्वेश्चन, कभी दो लगातार सम संख्या पूछ देगा, कभी दो लगातार विषम संख्या पूछ देगा, कभी दो लगातार भाज्य संख्या पूछ देगा, कभी दो लगातार अभाज्य संख्या पूछ देगा, कभी दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछ देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सिर्फ आप एक मौसा और लसा सीख लेंगे तो आराम से इजी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया 1 नंबर में कि 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसको इजी तरीके से इसमें लौसा और मौसा भी हम सीख लेंगे। तो पहले देखिए जो भी संख्या दिया रहे, कोई भी संख्या दिया रहे तो पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जिससे मान लीजिए कि 2 है तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 10 है 10 के करिए, 20 है 20 के करिए, 2 के करेंगे तो 2 एकम 2, 10 के करेंगे तो 2 पचे 10, 5 एकम 5, 20 के करेंगे तो 2 से 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, 5 एकम 5। चलिए इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ दिया। अब यहाँ पे 2 बराबर क्या होगा 2 गुने 1, 10 बराबर क्या होगा 2 गुने 5 गुने 1 और 20 बराबर क्या होगा 2 गुने 5 गुने 1। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड जितना भी संख्या दे रहा है, मान लीजिए कि इसमें 3 गो संख्या है, कभी 2 गो संख्या देता है, कभी 4 गो संख्या देता है, कभी 5 गो संख्या दे देता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 गो संख्या देगा, 2 गो देगा, 3 गो 4 गो 5 कितना हो संख्या एगो कभी नहीं देता है। 2 गो संख्या देगा, चाहे 3 गो 4 गो 5 गो देगा। अब देखिए लौसा और मौसा इसमें इजी तरीके से आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है तो इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए तब मौसा बनाने का तरीका होता है कि कोई भी नंबर दिया रहा है उसमें देखिए पहले उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, और उसमें तीनों अगर 3 को संख्या दिया तो तीनों में देखिए कौन से नंबर जो है कॉमन है जो कि मिल रहा है। अब इसमें देखिए 2 2 तीनों में मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है ना। और उसके बाद देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं मिल रहा है, 1 है इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें है तो 1 1 मिल रहा है, यानी इसका मौसा क्या हो जाएगा मौसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा। इसका मौसा क्या होगा 2 होगा। अब चलिए लौसा देख लें इसका। तो लौसा के मतलब क्या होता है आपको इजी तरीके से हम बताएंगे लौसा। पहले देखिए जो भी रहे इसमें अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ा वाला अंक को लिख लीजिए। लौसा में क्या कीजिए सबसे बड़ा वाला जो अभाज्य गुणनखंड उसको लिख लीजिए। तो क्या है देखिए 2 गुने 5 गुने 1 है,
इसको लिख लिए, सबसे बड़ा वाला को इसको लिख लिए। अब देखिए इसमें दो कितना है, अब सेकेंड वाला थर्ड वाला सबको मिलाएंगे, क्योंकि मौसा का रूल होता है कि जो सब में मिले, और लसा मतलब होता है सब जो इसमें आ जाए। तो देखिए 20 का हम तोड़ दिए यहाँ पे, तो सबसे बड़ा वाला नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब देखिए इसमें दो कितना है, एक ठो है, तो इसमें दो इजी आ जाएगा। पांच कितना है, एक ठो है, तो इसमें भी पांच आ गया एक ठो। एक कितना है, एक ठो है, तो इसमें है। दो कितना है, इसमें एगो है, तो दो इसमें इजी तरीके से आ जाएगा। एक इसमें है, तो एगो इसमें आ गया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, दो दूना चार, पचे 20 एकम 20, यानी लसा कितना हो गया, 20 हो गया। मसा कितना हो गया, 2 हो गया। अब एक रूल होता है चेक करने के लिए, दो संख्या का लसा होता है, उसके लिए रूल होता है कि मसा गुने लसा बराबर मसा गुने लसा बराबर ए गुने बी लिख सकते हैं, चाहे संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं। मसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, दो गो अगर अंक दिया रहेगा, तो इसमें तीन चार गो दिया रहेगा अंक, तो इसके लिए इजी तरीका आपको चेक करने के लिए कि हम मसा सही बनाए हैं गलत बनाए हैं। तो पहले देखिए मसा का मतलब होता है यहाँ पे दो आंसर आया, तो इसमें देखिए दो के पहाड़ा में दो आता है, सही है। दो के पहाड़ा में 10 आता है, सही है। दो के पहाड़ा में 20 आता है, यानी हम मसब जो बनाए हैं सही है। इस सब के पहाड़ा में ही आ जा रहा है। और लसा के मतलब होता है कि इस सब के पहाड़ा में इसको आना चाहिए। जैसे देखिए अब 2 के पहाड़ा में 20 आता है, 10 के पहाड़ा में भी 20 आता है, 20 के पहाड़ा में 20 आता है, यानी लसा हम सही बना लिए हैं। इस संख्या के नंबर में अगर इस संख्या के पहाड़ा में अगर ये आ जाए, मसा आ जाए, इसके पहाड़ा में ये आ जाए, इसके पहाड़ा में ये जाए, तो इसका मतलब मसा सही है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात पूछ रहा है। दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात का मतलब क्या हुआ कि इसको रेशियो में देखेंगे तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 2/20। इसको काटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 दहा के 20, यानी 1/10, यानी 1:10 होगा। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे छूट गया है, तो इसका आंसर क्या देंगे, 1:10 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे कहीं कभी बाटा में भी आंसर दे देता है, बाई में भी दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 9 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 0.3 पर क्या दिया, अंडरलाइन दिया है, का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, कभी कभी सरलतम रूप पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि परिमेय रूप में लिखे, अलग अलग तरीके से पूछ देता है। तो पहले हम सबसे पहले जान लेंगे कि इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि 3 पर अंडरलाइन के मतलब हुआ कि अंक आते रहेगा, यानी रिपीट होते रहेगा, बार बार आएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको हम क्वेश्चन दे 0.3 दे रहे, तो इसको p/q के रूप में पूछेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दे सकते हैं 3/, एगो अंक है तो 3/10 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि 0.3 पर अंडरलाइन किया, इसका मतलब क्या हुआ है कि 0.3333 रिपीट करते रहेगा, आते रहेगा। तो इसको p/q के रूप में लिखने के लिए हम मान लीजिए कि इसको x मानेंगे, मान के बनाएंगे, तो हमारा एग्जाम में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व शॉर्ट तरीके से करने के लिए। तो शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए देखिए नियम क्या है। तो जब भी 0 पॉइंट दिया रहा है एगो अंक पर रिपीट रहे, एगो अंक पर रिपीट रहे, तो क्या करना है कि आपका जो अंक है उसको लिख देना है। और जो अंक रिपीट हो रहा है, तो मान लीजिए रिपीट एक एगो अंक हो रहा है, तो इसके बाटा में क्या लिखना है, एगो 9 लिखना है। अगर अंक 2 गो रिपीट हो रहा है, तो बाटा में 2 गो 9 लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/9, यानी 3 3 का 9, काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर बाई द मान लीजिए कि आपके एग्जाम पर पूछ दिया 0.7, एगो अंक पर अंडरलाइन कर दिया, तो आपको डायरेक्ट 7 क्या लिख देना, 9 लिख देना। 0.35 दे दिया, 2 गो अंक पर रिपीट कर दिया, तो आपको क्या लिखना है, 35 लिख देना है। आया 2 गो अंक पर रिपीट है, तो बाटा में 2 गो 9। तो आप इजी तरीके से सीख लिए कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आप इसको x मानेंगे, मानकर उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका तो टाइम लेप्स कर जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब चले इसी टाइप से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.3 पर अंडरलाइन प्लस 0.4 पर अंडरलाइन का सरलतम रूप है। तो देखिए अभी आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएं, तो इसी तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। जिससे देखिए 0.3 पर अंडरलाइन प्लस 0.4 पर अंडरलाइन, आपको हम बताए हैं कि जब भी कोई अंक पर अंडरलाइंड है तो आपको डायरेक्ट अंक लिख देना है। और 0 पॉइंट रहे तब, तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए। तो एगो अंक पर अंडरलाइन है तो एगो 9 प्लस, यहाँ पे देखिए एगो अंक पर अंडरलाइन है तो यानी 4, उसके बाटा में क्या लिखना है, एगो 9 लिखना है। अब 2 गो अंक रिपीट रहता तो यहाँ पे 2 गो 9 लिखते, 3 गो रहता तो 3 गो लिखते, 0 पॉइंट रहता तब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, भीम के जो 9 9 के एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। 9 एकम 9 तो 3 के 3 प्लस 9 के 9 तो 4 की 4, तो यानी 4 3 7/9
9 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 11 नंबर कि निम्न में से कौन अभाज्य है? निम्न में से कौन भाज्य है? सॉरी, भाज्य दिया है, अभाज्य नहीं दिया है। अभी आप लोग को हम बताए हैं अभाज्य और रूट के बारे में कि जो संख्या उसी के संख्या में आए और एक की संख्या में आए, माने जो अंक हो, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है तो 3 1 के टेबल में आता है, 1 के पारा में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे चाहे रूट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत सारे नंबर दिया गया है, यहाँ पे 9 है, 7 है, 11 है, 13 है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? भाज्य पूछ रहा है। तो आपको देखना है जो बहुत सारे पारा में आता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो एक के पारा में है और उसी संख्या के पारा में तो उसको बोलते हैं अभाज्य या रूढ़ बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं भाज्य। भाज्य का मतलब जो बहुत सारे पारा में है। अब देखिए 9 जो है एक के पारा में आएगा, 3 के पारा में आएगा, 9 के पारा में आएगा, तो ये तो आपका भाज्य हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 7 है तो एक के पारा में, 7 के पारा में, तो ये भाज्य या रूट होगा। 11 है तो एक के पारा में, 11 के पारा में आएगा। 13 जो है एक के पारा में आएगा, 13 के पारा में आएगा। तो इसलिए ये सब क्या है? अभाज्य है या रूट है। ठीक है, तो आपका आंसर भाज्य पूछ रहा है तो जो बहुत सारा पहाड़ा में है वही आपका भाज्य होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो भाज्य अभाज्य आप लोगों का गड़बड़ नहीं होगा। आप लोग इजी तरीके से 2 क्वेश्चन दे दिए, अच्छी तरह से समझ लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर की यदि a बराबर, यहाँ पे देखिए अब a बराबर कौन से नंबर है पता नहीं है, a बराबर दिया गया a बराबर 2 के क्यूब गुने 3 गुने 5 और b बराबर दिया 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा a b होगा। देखिए इसी पर आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा है कि जब भी पूछे मौसा पूछे, अगर बाय द मौसा पूछ रहा है तो इसमें देखें कौन से नंबर मिल रहा है वही लिखेंगे। और लसा पूछे तभी आप लोग को बताए हैं कि लसा में आपको जो मिल रहा है वो भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें पूछ रहा है इसका, तब लसा क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 कितना है? 3 ठो है। यहाँ पे 2 कितना है? 4 ठो है। तो सबसे अधिक 2 कितना है? 4 ठो है। तो इसमें लिखिए 4 गो, 1 2 3 4 गो 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4 गो, क्योंकि 2 3 गो है, यहाँ पे 4 गो, तो सबसे अधिक वाला हम लिखेंगे 4 गो। ठीक है, 3 कितना है? 1 ठो है। इसमें 3 कितना है? नहीं है, तो 3 को भी हम लिख लेंगे। 5 कितना है? इसमें एगो 5 इसमें है, एगो 5 इसमें है, तो एगो 5 को लिख देंगे। अब देखिए इसमें 7 एगो है, इसमें 7 कहीं है? नहीं है। इसमें भी 7 नहीं है, इसमें एक एगो 7 है, तो 7 को भी लिख देंगे। अब टोटल को गुना कर देंगे, यही हमारा क्या होगा? लसा हो जाएगा। 2 2 4 2 8 2 16 25 80 38 का 24 सत्ते 240 सत्ते गुना कीजिए। 7 जीरो 28 के 8 जो है 7 2 14 2 16, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। अगर आपको बाय द इसका मौसा पूछता है, इस प्रकार क्वेश्चन दे दे और मौसा पूछ दे, तो देखिए 2 3 गो है ना, इसमें 2 4 गो है, तो आप इसका 2 कितना लिखेंगे? 3 गो लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 गो, क्योंकि 3 गो 2 इसमें है, 4 गो 2 इसमें है, तो इसमें 3 गो 2 ना मिलेगा। अब 3 इसमें है तो इसमें 3 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 5 इसमें एगो है, इसमें 5 एगो है, तो इसको 5 एगो लिखेंगे। 7 इसमें नहीं है, तो जो मिलता है वही हमारा क्या होता है? मौसा। और जो मिल रहा है वो भी है, जो नहीं मिल रहा है वो टोटल हमारा क्या होता है? लसा होता है। यानी इसका आंसर लसा का 1680, अगर इसका मौसा पूछ देता तो 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40 होता। क्या होता? 40 होता। अब तो इसी तरीके से आप लोग समझ लिए कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है? उसको मौसा पूछ रहा है तो जो मिले वही लिखना है, लसा पूछे तो टोटल लिख देना है, वही आपका लसा होगा। तो मौसा और लसा इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी टाइप की एक और क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्याएं हैं तो p के q माने p कितना है? 3 ठो है, q एगो है, और p स्क्वायर मतलब p 2 ठो है और q 1 ठो है, का मौसा क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे मौसा पूछ दिया, तो आप लोगों को बताया है कि जब भी मौसा पूछे इसका मतलब क्या है कि जो मिले वही आपका मौसा है। तो यहाँ पे p 3 गो है, यहाँ पे p को गो है? 2 गो है, तो यानी मिल को गो रहा है? p 2 गो मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2 ठो मिल रहा है। और q 1 ठो है, यहाँ भी q 1 ठो है, तो यानी q कितना मिल रहा है? 1 ठो मिल रहा है। यानी पी स्क्वायर क्यू इसका क्या होगा? मौसा होगा। तो इसमें देखिए दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, तब पी स्क्वायर क्यू इसका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फिर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दिया है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। अब 192 पूछ रहे हैं तो 192 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो 192 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2 से ले जाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा? 2 से ले जाएंगे, 192 को 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
दोनों 18 और 2 छक 12 96 हो गया। फिर आप 2 से ले जाएंगे, 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 12 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 6 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। माने आपको अभाज्य गुणनखंड में ध्यान देना है कि पहले छोटी संख्या से ले जाए, उसके बाद बड़ी संख्या से ले। अब यहाँ पे देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है, यानी 2 के पावर 6 है। 3 कितना है, 1 ठो है। ठीक है, 3 के पावर 1 लिखेंगे भी तभी सही है, नहीं भी लिखेंगे तब भी वह सही है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 के घातांक यानी 2 के पावर कितना है, यहाँ पे 6 है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे 5005, 1001, 2000 कुछ भी पूछ सकता है, तब पूछ देगा कि उसका घात क्या है। तो जो संख्या दिया रहा है उसी का पावर देखना है। अब 2 के घात पूछ रहा है तो 2 के घात में 6 है तो 6 आंसर है। अगर 3 के घात पूछ देता इस क्वेश्चन में तो 3 के घात 1 है तो इसमें आंसर 1 होता। 5 के घात पूछ देता, 5 के घात इसमें आ ही नहीं रहा है तो 0 होता। आपसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन को किसी प्रकार से पूछ सकता है, तो आप सबसे सिंपली याद रखेंगे कि उस जो भी संख्या दिया है उसका भाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे, और जिसका पावर पूछेगा देखेंगे वो संख्या कितना बड़ा है, वही उसका पावर है, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर दिया है कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर हुआ। यानी आप सिंपली इसमें जान लीजिए कि किसी भी संख्याएं के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी कोई भी अंक के पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो बड़ा संख्या हो चाहे छोटा संख्या, कैसा भी संख्या हो, उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर दिया है कि 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। तभी आप लोग को बताया कि कोई भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 8 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, गुने 2 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर कभी कभी बोर्ड मास के फॉर्म पर पूछ देगा, इसे पूछ देगा 2 के पावर 0 प्लस 6 के पावर 0 बटा 8 के पावर 0, तो आप जैसे दिया रहे तो उसको क्या करें, 2 के पावर 0 है तो 1 प्लस 6 के पावर 0 है तो 1 बटा 8 के पावर 0 तो 1, तो 1 1 प्लस 2 बटा 1 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको किसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी अंक के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 पूछा था, इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसका एक और वीडियो हम बनाएंगे वास्तविक संख्याएं का, जो कि इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं उसको बना देंगे तो आपका पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। अगर सीख लिए हैं तो इसमें एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए अगर 0.2 पर अंडरलाइन प्लस 0.3 पर अंडरलाइन बराबर हुआ, इसका मान आप लोग क्या कीजिएगा, इसका मान निकाल कर आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको मैथ में परेशानी, आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो आपको सबसे पहले मिले। और इसको शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हो उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख ले अच्छी तरीके से और मैथ जान ले। और क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे की प्रॉब्लम होता है मैथ में होता है, तो अब आज से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आ गए हैं। ओके, दैट्स ऑल।